नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज का पहला प्रश्न है, रीतिकाल के मुख्य कवियों में हैं। रीतिकाल के कवि को पहचानना है तो विकल्प में हैं खुसरो, रहीम, पलटू दास और मतीराम। तो रीतिकाल के कवि हैं मतीराम, जो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतीराम जो हैं रीतिकाल के कवि हैं। खुसरो आदिकाल के कवि हैं और पलटू दास भक्तिकाल के कवि हैं। रहीम दास भी जो हैं भक्तिकाल के हैं। अगला प्रश्न है, इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है। एक नाटक है जो भारतेंदु जी का नहीं है, उसको पहचानना है। तो विकल्प में है भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली या फिर राजश्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजश्री। यह भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। यह जो है नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है, जिसका समय है 1915 ईस्वी। प्रसाद के अन्य नाटकों में है सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। जबकि भारतेंदु जी के नाटकों का नाम है वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य विषमौषधम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। ये सभी जो रचनाएं हैं, ये नाटक हैं सभी भारतेंदु जी के। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हालाबाद के प्रतिष्ठित कवि कौन हैं। तो विकल्प में है नरेश मेहता, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन या फिर धूमिल। तो हालाबाद के जो है प्रतिष्ठित कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया काव्य किसके संबंध में है। तो विकल्प में है राम सीता, राजा रानी, भाई बहन या फिर राधा कृष्ण। तो कनुप्रिया जो है काव्य, यह राधा और कृष्ण से संबंधित काव्य है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कनुप्रिया नामक काव्य ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है और इसके रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। समय 1959 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं कौन हैं। तो विकल्प में है जादू नहीं कविता, व 7 भाइयों के बीच चंपा, आमने सामने व आत्मजयी, सतरंगे पंखों वाली और तालाब की मछलियाँ। ऑप्शन डी है सूनी नाव व जंगल का दर्द। कौन सी जिस 2 रचनाओं का यह जोड़ा है, कौन सी 2 रचनाएं हैं जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं, ये पहचानना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूनी नाव और जंगल का दर्द। ये दोनों रचनाएं जो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। इनकी अन्य रचनाओं में है काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। ये सभी जो रचनाएं हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की हैं। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभिधा, व्यंजना और लक्षणा 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, बाबू देवकी नंदन का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है। बाबू देवकी नंदन खत्री हैं ये। तो आप सभी लोगों को पता है कि चंद्रकांता के रचनाकार देवकी नंदन खत्री हैं। यह बाबू देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता, जिसका समय 1888 है। इसे तिलस्मी ऐयारी उपन्यासों के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं खत्री जी। इनके अन्य उपन्यासों के नाम हैं चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजल की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना और भूतनाथ। अगला प्रश्न है, सोमा बुआ किस कहानी की मुख्य पात्र हैं। तो विकल्प में है अकेली, मैकू, पंचलाइट
या फिर शरणदाता। तो सोमो बुआ जो है मन्नू भंडारी द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी अकेली की पात्र हैं। इस कहानी में सोमा बुआ के माध्यम से एक अकेली स्त्री के चरित्र चित्रण का यथार्थ वर्णन है। सोमा बुआ बूढ़ी परित्यक्ता तथा अकेली स्त्री हैं। इस कहानी के माध्यम से मन्नू भंडारी ने आधुनिक परिवेश में व्यक्तिवादिता और उपयोगितावादिता को प्रस्तुत किया है। यह कहानी मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई है, जो एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। अकेली। अगला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकेली। अगला प्रश्न है, इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। तो विकल्प में है कोणार्क, शारदिया, पहला राजा या फिर अंधा युग। कौन सा नाटक जो है जगदीश चंद्र माथुर जी का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंधा युग। अंधा युग जो है धर्मवीर भारती जी का गीत नाट्य है। अंधा युग में महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का वर्णन है, जबकि तीनों जो रचनाएं हैं ये सभी जगदीश चंद्र माथुर जी का है। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव बताना है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। बाकी तीनों ये सभी अस्थाई भाव हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, और हास्य रस का हास होता है। करुण रस का शोक होता है। वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध होता है। रौद्र रस का क्रोध हो जाएगा स्थायी भाव। भयानक रस का भय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी है, बैठी विलंब लवकंटक काढ़ें, जानकी नाहकुनेह लख्यों, पुलकी तनवारी विलोचन बाढ़ें। यहाँ कौन सा रस है? रस बताना है इसमें। तो विकल्प में है करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस या फिर विभत्स रस। तो इस जो पंक्ति में है श्रृंगार रस होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गीतिका छंद का उदाहरण है। किस विकल्प में गीतिका छंद का उदाहरण है? तो विकल्प में है दिवस का अवसान समीप था। विकल्प बी है तारे डूबे तम टल गया छा गई व्योम लाली, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, मिली मैं स्वामी से पर कह न सकी क्या संभल के। इसमें किस पंक्ति में जो है गीतिका छंद है? तो 14 और 12 की यति से 26 मात्राओं वाले छंद को गीतिका छंद कहते हैं। इस छंद में तीसरी, 10वीं, 17वीं और 24वीं मात्रा सदैव लघु रहती है। यति कभी कभी 12 और 14 मात्राओं पर भी होती है। तो यहाँ पे जो है दो विकल्प में गीतिका छंद है, वो है हे प्रभु आनंद दाता, सी ऑप्शन, और तारे डूबे तम टल गया, इसमें भी जो है गीतिका छंद है। दो विकल्प इसमें सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें सुमेलित करना है। यहाँ अलंकार दिए गए हैं और उसकी परिभाषा से सुमेलित करना है इसमें। तो श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और दृष्टांत अलंकार। तो जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हों उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार हो जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो तो वहाँ पे हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। और किसी वस्तु का चढ़ा बढ़ा कर वर्णन हो तो वहाँ पे अतिशयोक्ति बिंब हो जाएगा।
उपमेय और उपमान प्रतिबिंब रूप से चित्रित हो वहाँ पे हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। एक क्रम हो जाएगा इसका, विकल्प यही होगा। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है यात्रा वृत्तांत, समीक्षा, कहानी या फिर ललित निबंध। आखिरी चट्टान को बताना है। यह मोहन राकेश जी का किस विधा की रचना है? तो यह यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका समय 1953 है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? तो यह बहुत इजी सा प्रश्न है। भारत दुर्दशा भारतेंदु जी की रचना है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है और कौन सी विधा है? इस विधा को बताना है। तो यशपाल बड़ा ठोस आदमी यह एक संस्मरण है जो अमृतलाल नागर ने लिखा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहूँ रे मधुकर मधुमतवारे कहाँ करो निर्गुण लय कै हों जीवों कान हमारे। ये पंक्ति किस काव्य की है? तो विकल्प में है यशोधरा, साकेत, भ्रमर गीत या फिर जयद्रथ वध। तो यह पंक्ति जो है भ्रमर गीत से ली गई है, सूरसागर से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यशोधरा की पंक्ति है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अंचल में है दूध और आँखों में पानी। यह यशोधरा काव्य की पंक्ति है इसकी। और साकेत की है, वंदने तू भी चली बनी। और जयद्रथ वध की पंक्ति है, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह धनी। अगला प्रश्न है, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। कौन सी भाषा नहीं है? तो विकल्प में है उड़िया, मराठी, असमिया या फिर बंगला। तो पूर्वी समुदाय की बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार मराठी एवं सिंहली दक्षिणी समुदाय की भाषा है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि पूर्वी समुदाय के अंतर्गत उड़िया, बंगला एवं असमिया भाषा आती हैं। उत्तरी समुदाय के अंतर्गत नेपाली एवं पश्चिमी समुदाय के अंतर्गत पंजाबी, सिंधी, गुजराती आती हैं। ये सभी हिंदीतर वर्ग भारतीय भाषा हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां आती हैं? तो विकल्प में है 17, 25, 6 और 9। तो हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः इस विकल्प के अनुसार 17 बोलियां आती हैं, जो कुल 18 मानी गई हैं, लेकिन इसमें विकल्प 17 दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द पाए जाते हैं? तो विकल्प में है 8, 6, 2, 4। तो हिंदी शब्द भंडार में 4 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं, जो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है।
तो च, इसको मिला दे रहे हैं सीधे। च जो है तालव्य है, व जो है दंतुष्ट है, व द जो है दंत है, क जो है कोमल तालव्य है। ये ऐसे मिला लेंगे हम लोग इसको, इसके हिसाब से अपना विकल्प का चयन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का तो विकल्प में है पीताम्बर, पाप पुण्य, आजीवन और चौमासा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीताम्बर में जो है बहुव्रीहि समास होगा। इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, अर्थात तीसरा इसमें हो जाता है। जैसे हो गया दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण, इसमें बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है, लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में होना है। लड़की पढ़ती है बहुवचन में क्या होगा? लड़कियां पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं। इसमें अशुद्धियां भी हैं, तो लड़की पढ़ती है का बहुवचन होगा लड़कियां पढ़ती हैं। ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से लिखा जाएगा, लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, सब तीनों विकल्प में यही लिखा गया है, लेकिन गलत लिखा गया है। तो सही भी पहचानना है इसमें किस तरह से लिखा जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी सुमेलित करना है, इसको बड़ा कर ले रहे हैं। सैल, सैल क्या है? तो सैल हो जाएगा पहाड़। अम्बु क्या है? तो अम्बु मिस होता है नीर। सदन मिस होता है गे, मतलब घर, सदन मिस घर होता है। अनल मिस पावक, यानी अग्नि को कहते हैं अनल। इस तरह से मिलाना है इसको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें भी मिलान करना है, सुमेलित कीजिए। टांग अड़ाने का क्या अर्थ होगा? टांग अड़ाना, तो टांग अड़ाना का मतलब होता है अड़चन पैदा करना। इसको मिलाते हैं हम लोग। टांग अड़ाना का अड़चन पैदा करना। आग में घी डालना का होता है क्रोध बढ़ाना। दाल न गलना का होगा वश न चलना। कान भरना का होगा चुगली करना। ऐसे मिला के विकल्प ढूंढना है इसमें। चलिए हमने तो इसको मिला ही दिया। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। राम से रोटी खाए जाते हैं, राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाएगा, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। तो राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप होगा राम से रोटी नहीं खाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के कवि का नाम बताना है। तो यह बहुत इजी सा प्रश्न है, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य है जिसके रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। इसमें कुल 69 समय या सर्ग है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा बताना है। तो किस भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस? तो विकल्प में है भोजपुरी, अवधी, ब्रज या फिर मैथिली। तो रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो विकल्प में है राज सिंह, नरसिंह, शिव सिंह और कीर्ति सिंह। तो इसमें दो ऑप्शन सही हैं।
विद्यापति जो है शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों के आश्रय में रहे हैं। तो इसका 2 उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में कुल कितने कांड या सोपान हैं? तो आप सभी लोगों को पता है कि रामचरितमानस में जो है पूरे 7 कांड हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 7 कांड। गोस्वामी तुलसीदास इसकी रचना किए हैं अवधी भाषा में। इसमें 7 कांड हैं। कांडों का क्रम है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और लास्ट में है उत्तर कांड। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है अयोध्या कांड में। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति, राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बिहारी ने करीब कितने दोहों की रचना की है? तो विकल्प में है 2000, 5000, 8500 या फिर 700। तो बिहारी की एक ही रचना है। बिहारी सतसई जो 1662 में लिखी गई, ये 2 छंद में लिखा गया है। यह बिहारी के समस्त दोहों की संख्या बताना है तो विकल्प के हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा, लेकिन उन्होंने जो है 700 से ऊपर दोहों की रचना की है। माना जाता है कि 719 दोहे हैं इसमें। कहीं कहीं 713 भी पूछ लिया रहता है विकल्प में। तो विकल्प के अनुसार ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं, कौन नहीं है भारतेंदु युग के? तो विकल्प में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह। तो भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं, वो हैं प्रेमचंद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जो हैं भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं, बल्कि वे प्रेमचंद युग के कथाकार हैं। वे मूलतः किस युग के हो जाएंगे? द्विवेदी युग के एवं छायावादी युग के साहित्यकार कहे जाएंगे। अगला प्रश्न है कामायनी के प्रमुख पात्र हैं, कौन हैं? तो विकल्प में है राम, कृष्ण, रतन सेन या फिर मनु। तो यह बहुत इजी सा प्रश्न है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कामायनी के मुख्य पात्र जो हैं मनु हैं। अगला प्रश्न है इनमें सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, कौन सी एक रचना है जो सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? तो विकल्प में है ग्रंथि, बीड़ा, परिमल और पल्लव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिमल जो है इनकी रचना नहीं है। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का काव्य संग्रह है। अनामिका, परिमल, गीतिका ये सब जो रचनाएं हैं निराला जी की है, जबकि ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव ये सभी रचनाएं जो सुमित्रानंदन पंत की हैं। सुमित्रानंदन पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है प्राकृत का। अगला प्रश्न है धूमिल की रचनाएं हैं, कौन सी रचनाएं हैं उनकी? तो विकल्प में है संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे। अब शहर में भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, महाप्रस्थान व प्रभात पर्व, चांद का मुंह टेढ़ा है, एक साहित्य की डायरी। तो कौन सी रचना धूमिल जी की है? तो विकल्प पहला ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे, ये दोनों रचनाएं सुदामा पांडे धूमिल जी की हैं। इसमें जो है शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, यह रचना जो है अशोक वाजपेयी जी की है। यह अशोक वाजपेयी जी की रचना है। महाप्रस्थान और प्रवाद पर्व ये किसकी रचना है? तो यह नरेश मेहता जी की रचना है। और चांद का मुंह टेढ़ा है और एक साहित्य की डायरी, यह मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न है श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य की है? श्रद्धा
तो आप लोग जान ही गए हों, फिर भी विकल्प पढ़ दे रहे हैं। कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास या फिर गोदान। तो श्रद्धा नामक पात्र जो है कामायनी महाकाव्य की पात्र है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कामायनी। अगला प्रश्न है वरदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है प्रेमचंद, भीष्म साहनी, कमलेश्वर या फिर यशपाल। तो वरदान उपन्यास के लेखक जो हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है यशपाल, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर राजेंद्र यादव। तो पर्दा जो है यशपाल की प्रसिद्ध कहानी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यशपाल। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? यह किसकी रचना है? तो आषाढ़ का एक दिन जो है मोहन राकेश जी की रचना है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोहन राकेश। यह मोहन राकेश जी का ऐतिहासिक नाटक है। यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है, जिसका समय है 1958 ईस्वी। तो यह आज का लास्ट प्रश्न है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को मेरी प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, और आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।